नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नागरिकों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुत कम वार्षिक प्रीमियम पर मिलने वाली ये योजनाएं कठिन समय में परिवारों के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच बन रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम यानी केवल 1 साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 135वां एपिसोड मुख्यमंत्री निवास में हम सभी लोगों ने सुना है और बड़ा सौभाग्य की माननीय इंद्रेश जी की भी उपस्थिति रही और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी उपस्थित रहे। हमारे डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी की उपस्थिति रही। हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी की उपस्थिति रही और इस बार रायपुर ग्रामीण जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्याम नारंग जी और सभी पदाधिकारी, हमारे पत्थलगांव की विधायक श्रीमती गोमती साय, अशोक बजाज जी, हमारे कार्यालय मंत्री, सबकी उपस्थिति में हम लोग आज 135वां एपिसोड सुने हैं और इस दिन का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि सबको लगता है कि महीने का आखिरी रविवार कब आए ताकि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू हो पाए। और ये मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच रूबरू होने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अंदर जो लोगों के द्वारा नए नए नवाचार के काम होते हैं उन सबको देश की जनता के सामने रखते हैं और उससे देश की जनता को प्रेरणा मिलती है। वो लोग भी वो सब करते हैं तो बड़ा ये लाभदायक ये मन की बात रहता है। और अभी पिछले कई मन की बात में लगातार
छत्तीसगढ़ का जिक्र बताया है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना के विषय में बताए हैं। विस्मृत हो जाता है तो आज फिर ख्याल आ गया, और बूंद बूंद पानी उसकी सुरक्षा के लिए भी बोले हैं। और जो नवाचार हुए हैं, एक तो आज एक नई जानकारी मिली है कि रूट ब्रिज, मतलब पेड़ों के जो जड़ होते हैं उसको मतलब संग्रह करके उसको विशेष प्रयास करके ब्रिज बनाने का काम ये भी देश में चल रहा है। ये सब अद्भुत चीज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के द्वारा पूरे देशवासियों को पता चलता है, तो बड़ा ही उपयोगी रहता है। बिलासपुर में आयोजित सराफा महासम्मेलन उस समय खास बन गया जब एक ही मंच पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सराफा व्यापारियों के इस बड़े सम्मेलन में उद्योग के विकास, सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में व्यापारियों की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत भी मिले। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सराफा व्यापारी इस महासम्मेलन में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में कानून विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े वक्ताओं ने व्यापार से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने सराफा व्यापारियों को बधाई देते हुए स्वर्ण कला बोर्ड के गठन और बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की दिशा में प्रयास का भरोसा दिलाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चोरी के माल की बरामदगी के मामलों में स्पष्ट प्रक्रिया तय की जानी चाहिए और बिना जांच पड़ताल किसी व्यापारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर की पुलिस व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की चर्चाओं पर नई गति मिल गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिलासपुर की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया जा सकता है। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब बिलासपुर में भी पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। जेल में हुई मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि हर घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और उसके कारणों को समझना जरूरी है। वहीं बिलासपुर में नए थानों की स्थापना को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में आवश्यक विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का महासम्मेलन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सराफा व्यापारी आए हुए हैं और ये महासम्मेलन है जिसमें अलग अलग विषयों पर आज अलग अलग वक्ता अपने विचार रखेंगे। सराफा व्यवसाय से जुड़े हुए, सराफा से संबंधित जो कानून है उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र भी समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से कमल सोनी जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में सराफा एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण काम किया है और लगातार सराफा व्यापारियों की एकजुटता के लिए मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। मैं सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मानसून सामने आ गया है, निर्माण कार्यों की क्या स्थिति? स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित हो, ये 2 महत्वपूर्ण मांग उन्होंने की है। निश्चित रूप से दोनों मांगों पर विचार करने का भरोसा उन्हें दिलाया है। आज नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यों को अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है। मंगला में बन रहे एसटीपी का निर्माण, कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, राम सेतु का निर्माण, अन्य जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया है और साथ ही अशोक नगर में जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ऐसे बहुत से जो निर्माण के काम चल रहे हैं। नेहरू चौक से जो दर्री घाट जाने वाली रोड के निर्माण का काम चल रहा है, इन सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। निश्चित रूप से बिलासपुर में अनेक महत्वपूर्ण और बड़े बड़े निर्माण के काम, विकास के काम संचालित हो रहे हैं। वो समय पर हो, गुणवत्ता युक्त हो, इसको लेकर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक बड़ी परियोजना अरपा के जल को साफ करने के लिए लगभग
250 करोड़ की एक परियोजना हमने तैयार की है। पूरे की कंपनी ने उसका डीपीआर बनाया है। 70 अलग अलग नालों का पानी अरपा नदी में आती है और जो 2 बैराज हमने बनाए हैं वहाँ पर वो नालों का पानी आता है। ये लगभग 17 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दोनों तरफ को लेंगे तो, और निश्चित रूप से राज्य सरकार बहुत गंभीरता से विचार करके इस परियोजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि अरपा का पानी शुद्ध हो सके और लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा और एक अच्छा स्थान हमारा अरपा का ये तट बनेगा, शुद्ध पानी होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारे नए कानूनी प्रावधान के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत 317 धारा आती है। इसमें चोरी का सामान खरीदा हुआ अगर किसी के पास मिलता है तो क्या करना है, ये प्रावधान है। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही सराफा एसोसिएशन ने कि इसमें एक प्रोसीजर तय होना चाहिए। अभी अपन बातचीत कर कहते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा है, ये है, वो प्रोसीजर तय होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो उस प्रोसीजर को तय कराने के लिए मैं विभाग में तुरंत कार्रवाई करूंगा। ज्वेलरी पार्क की मांग की गई है। एक ज्वेलरी पार्क एसोसिएशन के ही मांग पर रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और बिलासपुर के लिए माननीय अनुज साहू जी ने अभी कहा है कि वो प्रयास करेंगे। हम लोग भी उनके साथ फॉरेंसिक वैन इसलिए लाए हैं कि सारे जो बीएनएस की धाराएं हैं जिसके अंतर्गत ये है कि 7 साल से अधिक सजा का कोई भी प्रावधान वाली धारा हो उसमें फॉरेंसिक जांच कराना जरूरी है। तो फॉरेंसिक लैब नहीं स्थापित हुए हैं अभी, परंतु फॉरेंसिक लैब हर जगह अभी तुरंत नहीं हो सकते हैं। तो फॉरेंसिक वैन जो पूरे लैब के स्वरूप में है वो कहीं पर भी क्राइम सीन क्रिएट करना हो या क्राइम सीन कहीं क्राइम हुआ हो तो वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना है, ब्लड सैंपल हो गया या फिर ह्यूमन बॉडी का कोई सैंपल हो गया या किसी भी तरह का सैंपल कलेक्ट करना हो, डिजिटल सैंपल भी कलेक्ट करने का काम वो हमारी मशीन कर पाएगी। इसलिए उसको वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ 112 अभी तक हमारे प्रदेश में सिर्फ आधे जिलों में लागू था। 112 इस बार पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। 400 गाड़ी एक साथ उसके लिए आगे बढ़ाई गई है ताकि जनता को उस पर सुविधा मिल सके। अनेक अन्य थाने किए गए हैं। बिलासपुर भी आवश्यक है। अभी आने वाले समय में बिलासपुर के पुलिस के पूरे ही फॉर्मेशन में बड़े बदलाव करके यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। प्रारंभिक तौर पर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों ही बात हुई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में लागू किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। कालांतर में ये जरूर हो सकता है। बिल्कुल स्वर्णकार हितों के लिए आज जो महासम्मेलन 2 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में हमने कार्य किया है। सबसे पहले हमने 2 साल में संगठन का विस्तार और विकास किया है। राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक, बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक का संगठन का विस्तार हो चुका है। 251 तहसीलों में हमारा संकल्प है संगठन की इकाइयां तय हो। अब तक 150 से ऊपर इकाइयां हमारी बन चुकी है। आज 200 पार हो जाएगी। 251 का लक्ष्य है। मांग के स्वरूप स्वर्णकार हितों को सुरक्षित करते हुए कारीगर और कारीगरों को संरक्षण देने के लिए स्वर्णकार कल्याण बोर्ड की हमने मांग की है, जिससे स्वर्णकारों के रोजगार संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उसका निराकरण हो, सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ले सके। दूसरी धारा 317 के अंतर्गत चोरी जो करता है, माल बेचने में सहभागिता और जान के बेचा खरीदा गया माल ही में अपराधी होता है दुकानदार। ऐसे 2% हमारे हैं जिसको हम निष्कासित करते हैं। सराफा व्यापारी हम मानते नहीं है, लेकिन 98% ईमानदार इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस कानून का दुरुपयोग हो जाता है समय समय पर। निश्चित ये 2 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमेशा जो परेशानी आई है उसको इंगित कराते हुए कि कहीं ना कहीं इसमें ढील दी जाए। जब तक खरीदार साबित नहीं होता है कि इसने सहभागिता निभाई चोरी के माल पलटाने में, तब तक उसको अपराधी ना माना जाए। व्यापारी का सम्मान और हितों की रक्षा की जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ द्वारा रविवार को समान नागरिक संहिता विषय पर 1 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अधिकारी एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जबकि इसका उद्देश्य देश में समान नागरिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी से किसी भी समाज के धार्मिक या मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। परिचर्चा में भाग लेने देर शाम रायपुर पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूसीसी को समझने के लिए उसका अध्ययन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ किसी धर्म की परंपराओं या पूजा पद्धति को समाप्त करना नहीं है। रोजा, नमाज, हज, विवाह की धार्मिक रस्में और अन्य आस्थाएं पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों और भ्रम फैलाने वाली बातों से बचने तथा सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की।
उन्होंने कुरान के पहले शब्द इकरा का उल्लेख करते हुए शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। साथ ही पैगंबर साहब के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिस देश में रहे उससे प्रेम करे और उसके कानूनों का सम्मान करे। ऐसा है कि यूसीसी देश के हर धर्म, हर जाति को ये रास्ता देती है कि सब मिलकर एक दूसरे के धर्म और जाति की इज्जत करें, ना दखल दें, ना धर्मांतरण करें, बल्कि सब मिलकर चलें। इस कानून का नाम है यूसीसी। तो भी आज पूरे देश में इस पर बहस चली है। यहाँ पर भी ये ताजगी वाली बहस चली और इस प्रकार से ये डायलॉग धीरे धीरे एक नए हिंदुस्तान को बनाएगा। सब छत्तीसगढ़ीय हैं, मुसलमान उससे अलग नहीं है, और सब भारतीय हैं, मुसलमान उनसे अलग नहीं है। इसलिए हर मुसलमान भारतीय है। इस प्रदेश का हर मुसलमान छत्तीसगढ़ीय है। पहले हम सब भारतीय हैं, फिर हम सब छत्तीसगढ़ीय हैं, और सबसे पहले हम भारतीय थे, हैं और रहेंगे, और उससे भी पहले हम सब मानव थे। इसलिए इस रूप में सब सोचे समझे चले। वक्त लगेगा, वक्त लग रहा है, परंतु धीरे धीरे मुहिम तेज गति से आगे बढ़ रही है। इससे अमन आएगा, सुकून आएगा, भाईचारा आएगा, तालीम तरक्की आएगी, नफरत दंगे खत्म होंगे। ऐसा है कि सबने सवाल जवाब पूछे, उनको अलग अलग पार्टियों ने बहकाया हुआ है और एक डर ये बताया हुआ है कि आरएसएस बीजेपी आपको खा जाएगी। इस भय में से कुछ प्रश्न हैं, धीरे धीरे वो भी निकल रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को करीब 3 घंटे तक स्कूटी से बिलासपुर शहर का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान मंगला के एसटीपी कोनी कन्वेंशन सेंटर, शिवघाट बैराज, अटल पथ और गौरव पथ निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। अरपा नदी के पुनरुद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई। योजना के तहत 70 नालों के गंदे पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे प्रदूषण पर रोक लगेगी। साव ने कहा कि अरपा शहर की जीवनदायिनी है और इसके संरक्षण में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अधूरे कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। आज बिलासपुर नगर निगम के विभिन्न कामों का निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। सबसे पहले मंगला में एसटीपी का जो निर्माण हो रहा है, 2 एसटीपी का, वहाँ पर सड़क जो है वो उसका निर्माण हो रहा है। कन्वेंशन सेंटर जाना हुआ, राम सेतु के निर्माण का अवलोकन किया। ऐसे अलग अलग सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। अशोक नगर में जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया, प्रगति की समीक्षा की और जिन कामों में विलंब हुआ है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। जो जिम्मेदार लोग हैं, काम समय पर पूरा हो, गुणवत्ता युक्त पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अरपा में आज भी 70 नालों का पानी आता है और 2 बैराज होने के बावजूद अरपा का पानी दूषित हुआ है। गंदा पानी सीवरेज का आ रहा है। उसे स्वच्छ करने के लिए, 70 नालों के पानी को स्वच्छ करने के लिए एसटीपी की योजना बनी है, लगभग 250 करोड़ रुपए की, और वो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। नगर निगम आयुक्त से निर्देशित किया है नगर निगम आयुक्त को कि उस परियोजना को शीघ्र प्रेषित करें। राज्य सरकार
शीघ्र ही उसकी स्वीकृति प्रदान करेगी, उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी, यह निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से बिलासपुर में अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है। कोई नगरोत्थान योजना से स्वीकृत हुआ है, कोई लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत हुआ है, नगर निगम के अलग अलग योजनाओं से, अधोसंरचना से स्वीकृत हुआ है। अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं बिलासपुर शहर के अंदर चल रही है, वो समयबद्ध तरीके से पूरा हो, योजनाबद्ध तरीके से काम हो, इसे आवश्यक रूप से निर्देशित किया है। आज के इस निरीक्षण के दौरान हमारे बेलतरा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला जी, नगर निगम के महापौर पूजा विधानी जी, अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और जो चल रहे काम है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बिलासपुर की दशा दोनों को बदलेगी। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए सोमवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 मकानों को ध्वस्त कर दिया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने 32 मकान भी शामिल बताए जा रहे हैं। कार्रवाई से पहले रविवार देर रात से ही क्षेत्र में 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात कर दिए गए थे। सुबह जेसीबी मशीनें पहुंचते ही ग्रामीण विरोध में उनके सामने खड़े हो गए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की और जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम घरों का सामान वाहनों में भरकर बाहर निकालती रही, जबकि प्रभावित परिवार कार्रवाई रोकने की मांग करते रहे। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के तहत किए गए थे, इसलिए नियमानुसार उन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवासों में आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नकटी गांव में जिस तरह से वहां पर रहने वाले 80 से ज्यादा परिवार के लोगों के मकानों को तोड़ा गया है, सवेरे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, पुलिस जो अपराध नहीं रोक पा रही है, जो वहां निवास करने वाले, कई सालों से निवास करने वाले ग्रामीणों को खदेड़ा गया है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां विधायक निवास बनाना चाहते हैं, विधायकों के लिए मकान बनाना चाहते हैं। नए रायपुर में इतनी जगह है, कौड़ियों के दाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वहां पर विधायक निवास आराम से बन सकता है। मंत्रालय वहां पर है, विधानसभा वहां पर है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मकान वहां पर है, विधायक लोगों का मकान वहां बनेगा, कोई दिक्कत किसी को आने वाली नहीं। लेकिन बसी बसाई बस्ती, बसे बसाए मकानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिलखती महिला, बच्चे, रोते हुए लोगों को भी छोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं किया। रायपुर के जनप्रतिनिधि, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने झूठ बोला कि उन लोगों को वहां से नहीं हटाया जाएगा। रायपुर के विधायक मोतीलाल साहू जी, राजेश मुनोज जी, अनुज मिश्रा जी, ये तमाम लोगों ने, ये सब लोगों ने कहा कि वो मकान नहीं टूटेगा, लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन को दबाव देकर उस मकान को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने तुड़वाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेघर करना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कायराना हरकत की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।